आपका सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में और क्या क्या बचा हुआ है। मेरे ख्याल से आपकी सेकंड यूनिट में इसके बाद केवल सिंप्लेक्स ही बचना चाहिए। तो आज हम जो एलपी के एक फॉर्मूलेशन बता रहे हैं, आपका जो टॉपिक है दैट इज जनरल मैथमेटिकल फार्मूला, फॉर्मूलेशन ऑफ एलपीपी मॉडल। ठीक है, तो हम वो बताएंगे। दिस लेट अस ये है फॉर्मूलेशन एलपी हो गया, जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इक्वलिटी साइन। ये हम करेंगे, इसके बाद डेफिनेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन, मेथड्स ऑफ अप्रोच, फिर बाद में ये करेंगे। तो टुडेज टॉपिक इज जनरल मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इक्वलिटी साइन। तो देखते हैं जरा ये क्या होता है आज का। अगर ये चीज आप समझ जाएंगे तो, क्योंकि फिर इसके बाद मैं असाइनमेंट दूंगा जो, उसमें से इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और जो आज हम बताएंगे ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से भी ठीक है वो। तो लेट अस सी इसमें क्या है। हाँ, एक चीज और कि मैं कुछ बुक्स आपके क्लासरूम पर शेयर कर दूंगा। आई विल शेयर सम बुक्स रिलेटेड टू ऑपरेशंस रिसर्च इन द गूगल क्लासरूम। तो आप लोग उसको रिट्रीव कर लीजिएगा, उसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। उसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, कहीं कुछ भी उसमें छूटा नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। अब पहले तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझ लीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद देखिएगा कि उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। हम इसको सॉल्व भी करेंगे और पहले प्रॉब्लम को समझेंगे भी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम दी हुई है इसमें आपको ये नहीं दिया हुआ कि प्रॉब्लम किस तरह की है। इसमें जो प्रॉब्लम देखना है और उसके बाद आपको समझना है कि ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इससे किससे रिलेटेड है। तो लेट अस सी, देखते हैं हमारे पास क्या दिए। ये एक प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है, प्रोडक्शन मॉडल, उससे रिलेटेड है। दिस इज द प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू योर सिंगल पीरियड प्रोडक्शन मॉडल। So in preparation of for the winter season, a clothing company is manufacturing parka and goose overcoats. एक कंपनी है कपड़े बनाने वाली, तो अपनी जो सर्दियों की सीजन है उसके लिए तैयारी कर रही है। तो वो क्या क्या बनाती है देखिए। मैन्युफैक्चरिंग पार्का एंड गूज ओवरकोट्स, दो तरह की जैकेट हैं, पार्का और गूज। इंसुलेटेड पैंट्स, जो पैंट इंसुलेटेड पैंट्स, एंड ग्लव्स और ग्लव्स, ये चार चीजें बना रही हैं। कौन कौन सी? पार्का जैकेट, गूज जैकेट, इंसुलेटेड पैंट एंड ग्लव्स, ये चार प्रोडक्ट हो गए। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। ऑल प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो ये चारों हैं वो चार अलग अलग डिपार्टमेंट में बनते हैं। कौन कौन से देखिए, कटिंग, इंसुलेटिंग, स्वेइंग एंड पैकेजिंग। ये चार डिपार्टमेंट हैं जहां पर ये आपके कपड़े बनते हैं, कटिंग, इंसुलेटिंग, स्विंग एंड पैकेजिंग। नाउ द कंपनी हैज रिसीव्ड फर्म ऑर्डर फॉर इट्स प्रोडक्ट। कंपनी ने एक फर्म से ऑर्डर रिसीव किया है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक, कंपनी को एक ऑर्डर मिला है ये कपड़े बनाने के लिए। नाउ द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स ए पेनल्टी फॉर अनडिलीवर्ड आइटम्स। अब जिस फर्म ने ऑर्डर दिया है उसने ये भी कहा है कि अगर आपकी कंपनी हमको माल डिलीवर नहीं कर पाती है तो आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। याद रखिएगा, अगर मैं आपकी कंपनी से ऑर्डर करता हूं और कहता हूं कि अगर आपकी कंपनी मुझको टाइम पर माल नहीं दे पाएगी तो आपको मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स ए पेनल्टी फॉर अनडिलीवर्ड आइटम्स। नाउ द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स द पर्टिनेंट डेटा ऑफ द सिचुएशन। अब जो ये सारी सिचुएशन से इसका एक डेटा हमारे पास दिया हुआ है। क्या? देखिए, डिपार्टमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? कटिंग, इंसुलेटिंग, सीविंग एंड पैकेजिंग, ये चार डिपार्टमेंट हैं। ठीक, इसके बाद इनमें जो मैन्युफैक्चरिंग में जो टाइम लगने वाला है, जो मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लग रहा है वो दिया हुआ है। कैसे? पार्का, जो पार्का जैकेट है, एक जैकेट को बनाने में हमें लगता है 0.30 आवर्स। जो पार्का की एक जैकेट है उसको बनाने में, किसमें? केवल कटिंग में, ये कटिंग की बात चल रही है। पार्का जैकेट की
एक जैकेट की कटिंग में हमें लगता है 0.30 आवर्स। जो गूज जैकेट है उसकी कटिंग में लगता है हमें 0.30 आवर्स, ये पर यूनिट दिया हुआ है। जो पैंट्स है उसकी कटिंग में हमें लगता है 0.25 आवर्स, और जो ग्लव्स है उसकी कटिंग में लगता है 0.15 आवर्स। ये चारों की कटिंग का टाइम दिया हुआ है पर यूनिट का। बट लेकिन यहाँ पर कैपेसिटी हुई दी हुई है हमारे पास टोटल आवर्स। इन चारों की कटिंग में, मतलब कि पार्का, गूज, पैंट और ग्लव्स की कटिंग में वी कैन नॉट एक्सपेंस मोर देन 1000 आवर। हम इन चारों की कटिंग चाहे जितने भी आइटम हो, चाहे 10,000 20,000 चाहे जो भी हो, हमें उसे लेने देना नहीं, लेकिन हम 1000 घंटे से ज्यादा इसमें टाइम नहीं दे सकते। मतलब कि हमारे पास लिमिट है 1000 आवर या उसके अंदर ही हमें इनकी कटिंग कर लेनी है। ठीक। सिमिलरली ऐसे इंसुलेटिंग के लिए देखिए, जो इंसुलेटिंग के लिए है, जो पार्का जैकेट है उसकी इंसुलेटिंग का टाइम है पर यूनिट 0.25 आवर्स। जो गूज जैकेट है उसकी इंसुलेटिंग का टाइम है दैट इज 0.35 पर यूनिट आवर। ठीक है ना। एंड पैंट की इंसुलेटिंग का टाइम 0.30 आवर्स और ग्लव्स की इंसुलेटिंग का टाइम है 0.10 आवर्स। सिविंग, जो सिलाई लगती है, जो पार्का जैकेट है उसकी सिलाई में लगता है एक जैकेट में 0.45 आवर्स। जो गूज है उसमें लगता है 0.50 आवर्स, पैंट में लगता है 0.40 आवर्स और ग्लव्स में लगता है 0.22 आवर्स। ठीक। पैकेजिंग में जो पार्का जैकेट है उसकी पैकेजिंग में लगता है 0.15 आवर्स, गूज है उसमें लगता है 0.15 आवर्स, पैंट में लगता है 0.1 आवर्स और ग्लव्स में लगता है 0.05 आवर्स। ये हो गया आपका टोटल जो 4 डिपार्टमेंट में जो कपड़ों का काम है उसका। अब देखिए, जो फर्म ने ऑर्डर किया है, जिस फर्म ने ऑर्डर किया है वो कितना कितना माल ऑर्डर किया है। पहला, पार्का की जैकेट उसको चाहिए 800, 800 पार्का जैकेट। गूज जैकेट दैट इज 750, गूज जैकेट की रिक्वायरमेंट है 750 की। जो पैंट्स की रिक्वायरमेंट है दैट इज 600, पैंट की रिक्वायरमेंट है 600 की। एंड ग्लव्स की रिक्वायरमेंट है दैट इज 500 यूनिट्स। ये इतनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक। यूनिट पर प्रॉफिट, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका यूनिट पर प्रॉफिट, याद रखिएगा ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका पर यूनिट प्रॉफिट है आपका, जो पार्का जैकेट है उसका पर यूनिट प्रॉफिट है दैट इज $30 पर यूनिट, $30 पर यूनिट। गूज जैकेट का जो प्रॉफिट है दैट इज $40 पर जैकेट, पैंट का $20 पर पैंट, एंड ग्लव्स का $10 पर ग्लव्स। यहाँ पर ग्लव्स का मतलब पेयर में है, यहाँ पर ये पेयर में है। ठीक है ना। तो ग्लव्स में $10 पर पेयर ऑफ ग्लव्स। तो ये हमारे पास आपके प्रॉफिट दिए हुए हैं। लेकिन बट अगर आपने इतने माल से कम दिया, जैसे 800 से आपका 799 हो गया, देन यू हैव टू पे द पेनल्टी ऑफ $15। अगर 800 से आपने $799 आपने यूनिट की, तो आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी $15 की। आपको $15 की पेनाल्टी देनी पड़ेगी पर यूनिट है ये, दिस इज ऑल्सो पर यूनिट। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर आपकी 800 की डिमांड है और आपने 798 यूनिट आपने सप्लाई की है उस फर्म को, तो आपको $30 की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने 2 यूनिट आपने कम भेजी है। ठीक। सिमिलरली ऐसे ही जो गूज जैकेट हैं उनकी जो डिमांड है दैट इज 750 यूनिट्स की, 750। अगर आपने 1 यूनिट कम भेजी तो उसको आपको पेनल्टी $20 की पे करनी पड़ेगी। अगर 2 यूनिट आपने कम भेजी तो आपको फिर $40 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। $3 यूनिट कम भेजी तो आपको $60 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सिमिलरली इन द केस ऑफ पैंट, अगर आपने 600 यूनिट से कम भेजा तो आपको पर यूनिट पेनल्टी जो पे करनी पड़ेगी पैंट में वो है $10 की। ऐसे ही ग्लव्स में, अगर आपने ग्लव्स कम सेंड किए कितने 500 से, देन यू हैव टू पे द पेनल्टी ऑफ $8 पर यूनिट। ठीक। ये आपकी कंडीशन दी हुई है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, डिवाइस एन ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान फॉर द कंपनी। अब कंपनी को प्रोडक्शन प्लान के लिए अपना क्या करना है, एक मैथमेटिकल मॉडल जनरेट करना है। इस प्रोडक्शन के लिए मैथमेटिकल मॉडल जनरेट करना है। आपने सारी सिचुएशन समझ ली। अब क्या बता सकते हैं ये मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन होगा या मिनिमाइजेशन का फंक्शन होगा?
आप में से क्या कोई बता सकता है कि मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन होगा या मिनिमाइजेशन का फंक्शन होगा? नहीं पता। चलिए लेट अस सी। अब आपको यहाँ पर ये नहीं पता है कि ये मैक्सिमाइजेशन आपको निकालना है या मिनिमाइजेशन। तो आप जरा यहाँ पर ये चेक कीजिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। पहली बात, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और बेच रहे हैं, प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं। पहली बात आपको एक इसका आइडिया लगाना है, यहाँ पर कहीं भी कॉस्ट पर यूनिट नहीं दी हुई है, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट नहीं दे रहे। पहली बात, एक तो आप बेच रहे हैं, बेचने का मतलब कि आप प्रॉफिट ले रहे हैं। अगले जो टेबल दी हुई है उसमें भी आपको यूनिट प्रॉफिट दिया हुआ है, पर यूनिट आपको प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि आप बेच रहे हैं और आपको पर यूनिट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो इट मीन्स आपको क्या निकालना है? मैक्सिमाइजेशन फंक्शन। जब आप ये न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या निकालना है। तो इसमें मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन का केस नहीं दिया हुआ, लेकिन चूंकि कंपनी प्रोडक्शन प्लान के लिए पूछ रही है और जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वो प्रोडक्ट को सेल कर रही है, तो सेल के लिए उसको क्या होगा? प्रॉफिट चाहिए। सेल के लिए उसको प्रॉफिट चाहिए, और इसका प्रॉफिट आप नीचे देखेंगे पर यूनिट प्रॉफिट दिया हुआ भी है, आपको पर यूनिट प्रॉफिट नीचे दिया हुआ भी है। तो अब हम जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसका मतलब यह है कि अब हमको कितनी पार्का, कितनी गूज, कितने पैंट और कितने हमको ग्लव्स बनाने हैं कि कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें। नाउ हाउ मेनी पार्का जैकेट, हाउ मेनी गूज जैकेट, हाउ मेनी पैंट्स एंड हाउ मच ग्लव्स वी हैव टू प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। ठीक, ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर थोड़ा एक्सेल में। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लेट अस सी, मान लेते हैं कि x1, ये हो गया x1, ठीक, ये हो गया आपका, अब इक्वल टू मान लेते हैं पार्का, पार्का की जैकेट हो गई। नीचे आते हैं, दूसरा मान लेते हैं x2। अब आप बता सकते हैं कि ये x1 x2 जो मान रहा हूं ये क्या है? ये हो गई गूज जैकेट। तीसरा है हमारे पास पैंट, तीसरा है हमारे पास पैंट, तो मैं उसको लिख लेता हूं x3, x3 इक्वल टू पैंट, ठीक। चौथा हम है x4, x4 को मान लेते हैं हम ग्लव्स। ये हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, ये हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, ठीक, 4 प्रोडक्ट हो गए। क्लियर है यहां तक सारी चीज? अगर आपको याद हो तो मैंने पीछे बताया था कि ये चारों प्रोडक्ट हमारे पास किसका, हमें क्या करना है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये किसका काम करेंगे हमारे पास? हमें इनको बेचना है, और किस अमाउंट में बेचना है हमें ये पता लगाना है, किस क्वांटिटी में। तो इसका मतलब कि ये हमारे क्या है? डिसीजन वेरिएबल्स। हमको ये डिसीजन लेना है कि हमें x1, x2, x3, x4 कितना कितना है। तो हम मान लेते हैं जो हमने पार्का जैकेट्स हैं वो हमने x1 नंबर में प्रोड्यूस की हैं, जो गूज जैकेट हैं वो हमने x2 नंबर में प्रोड्यूस की हैं, जो पैंट्स हैं हमने x3 नंबर में प्रोड्यूस किए हैं, और जो ग्लव्स हैं वो हमने x4 नंबर में प्रोड्यूस किए हैं, ठीक। तो हमने ये मान लिया टोटल हमारे पास जो पार्का हमने प्रोड्यूस किए हैं वो है x1, जो टोटल गूज प्रोड्यूस किए हैं वो है x2, जो पैंट प्रोड्यूस किए हैं वो है x3, और जो ग्लव्स प्रोड्यूस किए हैं दैट इज x4। अब हम जरा इनका प्रॉफिट पर यूनिट निकालना है। देखिए पार्का का पर यूनिट प्रॉफिट है $30, गूज का पर यूनिट प्रॉफिट है $40, पैंट्स का पर यूनिट प्रॉफिट है $20, और ग्लव्स का है। तो अब हम यहाँ पर इसके प्रॉफिट लिख देते हैं। इसमें है 30, शूज में 40, पैंट में 20 और ग्लव्स में $10। ये हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है। ये $30 का प्रॉफिट हमारा एक यूनिट में है। हमने पार्का की कितनी बनाई है? x1, तो x1 में टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30x1, 30 इंटू x1, ठीक, हमने ये बना दिया। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि हमने जब एक यूनिट
पार्का बेची है तब हमको $30 का प्रॉफिट होता है। तो जब हम X1 यूनिट बेचेंगे तो 30 इंटू X1 कर देंगे। सिमिलरली अब हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का मतलब चारों को बेच करके, तो चारों को बेच करके जितना प्रॉफिट मिला है हम चारों का प्रॉफिट का ऐड कर दें। एक गूज जैकेट को बेचने पर हमको मिलता है $40 का, तो X2 गूज बेचने पर हमें कितना मिलेगा 40X2 का। तो हम यहाँ पर 40X2 ऐड कर देते हैं, हम ये टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। हमें एक पैंट को बेचने में मिलता है $20 का, तो X3 पैंट बेचने में कितना लगेगा हमें 20X3 का। ठीक, सिमिलरली हमें एक पेयर ग्लव्स बेचने में प्रॉफिट मिलता है दैट इज $10 का, तो हम X4 पेयर ऑफ ग्लव्स बेचेंगे तो हमें कितना मिलेगा 10X4। ये हो गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट। ये हो गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट। हम इसको किससे डिनोट करेंगे, मान लेते हैं Z इक्वल टू, ठीक, Z इक्वल टू हम कर लेते हैं। अब हम क्योंकि इसको मैक्सिमाइज करना है, सिंस वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर फंक्शन, सो वी विल राइट हियर मैक्स Z। मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया मैक्स Z। ये हमारे पास क्या बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लेकिन अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है। दिस इज नॉट कंप्लीट टिल नाउ। अभी ये कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, अगर हम ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो जितनी भी शॉर्टेज होगी, जितनी भी शॉर्टेज होगी उसके लिए हमें क्या है पेनाल्टी पे करनी है, हमें उसके लिए पेनाल्टी पे करनी है। तो शॉर्टेज को मान लीजिए S, ठीक, शॉर्टेज को मान लीजिए S। तो हम यहां पर लिख लेते हैं शॉर्टेज, ठीक। अब जो शॉर्टेज है मान लीजिए कि जो अगर शॉर्ट होती है तो जो पार्का की शॉर्ट हुई है वो मान लेते हैं S1, ठीक। जो बूज की शॉर्ट हुई है वो मान लेते हैं S2, जो पैंट की शॉर्ट हुई है वो मान लेते हैं S3, और जो ग्लव्स की शॉर्ट हुई है वो मान लेते हैं S4। एक चीज याद रखिए, जरूरी नहीं है कि ये शॉर्ट ही हो, लेकिन चूंकि हमें पेनाल्टी पे करनी है तो हम इनको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास शॉर्टेज है। अब अगर हम ये शॉर्टेज हो रही है तो हमें पेनाल्टी कितनी पे करनी पड़ रही है, 15 पार्का में, 20 बूज में, 10 पैंट में और 8 ग्लव्स में। 15, 20, 10, 8। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं $15, $20, $10 और $8। तो मीन्स अगर हमारे पास मान लीजिए है कि S1 नंबर ऑफ पार्का जैकेट शॉर्ट हुई तो हमको कितना पे करना पड़ेगा, हमको पे करना पड़ेगा 15S1। 15S1। अब मान लीजिए कि जो बूज जैकेट है वो कितनी शॉर्ट हुई है S2, तो अगर S2 शॉर्ट हुई है तो हम कितना पे करना पड़ेगा 20S2। जो पैंट है मान लीजिए कि वो S3 शॉर्ट हुए हैं तो हमको टोटल पेनाल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी 10S3। अब सिमिलरली अगर हमारे पास S4 ग्लव्स शॉर्ट हुए हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा 8S4। सो दिस इज आवर शॉर्टेज, दिस इज आवर शॉर्टेज। तो अब हमारे पास जो बैग, ये तो टोटल प्रॉफिट था विदाउट शॉर्टेज, ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट था विदाउट शॉर्टेज। अब अगर शॉर्ट होता है, अगर शॉर्ट होता है तो ये शॉर्ट होगा। अब ये अलग बात है कि S1, S2, S3, S4 की वैल्यू कितनी आती है, हो सकता है 0 आ जाए या हो सकता है 5, 10, 15 जो भी आ जाए। तो हमें क्या करना है, जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से इस शॉर्टेज को हम लेस कर देंगे, इस टोटल प्रॉफिट में से हम शॉर्टेज को लेस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा हम कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास टोटल प्रॉफिट है उसमें से जो मैंने पेनाल्टी पे की है उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जो मैंने पेनाल्टी पे की है, टोटल पेनाल्टी कितनी है, हम टोटल पेनाल्टी हमारे पास हो गई 15S1 प्लस 20S2 प्लस 10S3 प्लस 8S4, ठीक। ये हमारे पास टोटल शॉर्टेज है। तो अब देखिए, अब जितना भी प्रॉफिट था वो ये रहा,
और हमने जितना पेनाल्टी पे किया है वो ये रहा। अब जाकर के हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर हुआ। अब जाकर के ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर हुआ है, ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पर देखिए, हमने जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिया था, तो अभी तक हमारे पास क्या होता था, या तो सीधा हमें मैक्सिमाइजेशन दिया होता था या तो मिनिमाइजेशन दिया होता था। लेकिन हमें यहाँ पर ना तो मैक्सिमाइजेशन दिया था ना ही मिनिमाइजेशन दिया था। ठीक, हमने सवाल देख करके, हमारे पास जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को देख करके हमने एक पता लगाया कि ये हमारा मैक्सिमाइजेशन का है। अब अभी तक जो भी सवाल होते थे वहां पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सीधा डायरेक्ट दिया होता था कि आपके पास डिसीजन वेरिएबल्स हैं, आप उनको सीधा अप्लाई कीजिए और ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल लीजिए, आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का। यहाँ पर अब कुछ क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस और लगा दिए हैं, कुछ कंडीशन और हैं कि अगर आपके पास शॉर्टेज हो जाए तो ये कंडीशन। ठीक, तो हमने क्या किया है, हमने जो हमारे पास शॉर्टेज हुई है उसको भी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम शॉर्टेज को कंसीडर नहीं करते हैं कि जो S1, S2, S3, S4 ये क्या होते हैं हमारे पास, स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल। हमारे पास स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल हम पहले भी बता चुके हैं। तो वो क्या होता है कि हमारे पास अगर कुछ अनयूज्ड रिसोर्सेज होते हैं तो हम उसको ऐड कर देते हैं, और अगर हमारे पास कुछ सरप्लस रिसोर्सेज होते हैं तो हम उसको हटा देते हैं। हमारे पास अगर कुछ अनयूज्ड रिसोर्सेज हैं तो हम उनको प्लस कर देते हैं, और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा सरप्लस में कुछ होता है तो हम उसको हटा देते हैं। तो हमने यहाँ पर यही चीज किया हुआ है, हमने यहाँ पर यही चीज किया हुआ है। अब जब भी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एक एग्जांपल लेकर के हम इसको दिखाएंगे, तो हम क्या करेंगे, S1, S2, S3 और S4 की वैल्यू निकाल लेंगे और वो वैल्यू वहां पर रख देंगे, तो हमारे पास जो Z की वैल्यू है वो प्रॉपर आ जाएगी। ठीक, तो अब आते हैं नीचे थोड़ा, देखिए द डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स इज स्ट्रेट फॉरवर्ड लेट। मान लीजिए कि x1 is the number of parka jackets, x2 is the number of goose jackets, and x3 is the number of pairs of pants, and x4 is the number of pairs of gloves. Now, अब देखिए, the company is penalized for not meeting demand. कंपनी को पेनाल्टी पे करने पड़ेगी अगर वो डिमांड को पूरी नहीं कर सकती। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम इज टू मैक्सिमाइज द नेट रिसिप्ट। अब उसको जो नेट रिसिप्ट है, मतलब कि जो नेट मिलेगा, नेट का मतलब क्या होता है कि जितने आपके खर्चे हुए वो हमें हटाने पड़ते हैं, जो हमें टोटल प्रॉफिट होता है। जो हमें टोटल प्रॉफिट होता है उसमें से जो हमारे पास नेट खर्चे होते हैं वो हटाने पड़ते हैं। तो टोटल प्रॉफिट हमने यहाँ पर क्या निकाला था, हमने टोटल प्रॉफिट निकाला था ये ऊपर वाला, देखिए मैक्स जेड इक्वल टू 30x1 प्लस 40x2 प्लस 20x3 प्लस 10x4। और हमारे पास जो पेनल्टी पे करनी पड़ी थी, अब यहाँ पर याद रखिएगा ये जो हम निकाल रहे हैं अभी सब अजम्पशंस है हमारे पास, जब सॉल्यूशन होगा तब इनकी वैल्यू निकला करती है। अगले चैप्टर जब हम अगला टॉपिक बताएंगे ग्राफिकल या फिर वो सिंप्लेक्स में, वहां पर ये सारी चीजें और क्लियर होंगी। ठीक, तो हमारे पास जो नेट शॉर्टेज, जो नेट हमारे पास अगर खर्चा हो तो ये खर्चा हमारे पास टोटल हो सकता था क्या कि 15S1 प्लस 20S2 प्लस 10S3 प्लस 8S4, ये हमारे पास एक्सपेंस हो सकता था। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट था उसमें हमने उसको घटा दिया। ठीक, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं टोटल प्रॉफिट, दिस इज आवर टोटल प्रॉफिट। ठीक, और हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं टोटल पेनाल्टी, TOTAL, टोटल पेनाल्टी। ठीक, अब हम टोटल पेनाल्टी इक्वल टू कितना निकाल लेते हैं, हम लिख लेंगे यहाँ 15S1 प्लस 20S2 प्लस 10S3 प्लस 8S4, ये हमारे पास टोटल पेनाल्टी है। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट कितना होगा, ये होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये हो गया हमारे पास क्या, टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल पेनाल्टी। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ दैट इज टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल पेनाल्टी, ये आपका लिखा हुआ है। तो आपका देखिए क्या बन जाएगा, टोटल प्रॉफिट इज रेडली एक्सप्रेस्ड एट कितना, टोटल प्रॉफिट हम क्या लिखेंगे, दैट इज 30x1 प्लस 40x2 प्लस 20x3 प्लस 10x4 एंड
द टोटल पेनाल्टी इज ए फंक्शन ऑफ शॉर्टेज क्वांटिटी। टोटल पेनाल्टी क्या होगी, वो होगी जो शॉर्टेज हुआ है, जो शॉर्टेज हुआ है, दैट इज डिमांड माइनस यूनिट सप्लाइड ऑफ ईच प्रोडक्ट। शॉर्टेज क्या निकलेगी, जितनी डिमांड है उसमें से जो सप्लाई की गई यूनिट है हम उसको घटा दें। तो मान लीजिए कि वो S1 है। दीज क्वांटिटीज कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग डिमांड लिमिट्स। देखिए हमारे पास डिमांड लिमिट क्या है, तो X1 है। वो X1 क्या हो सकता है, मैक्सिमम 800 या 800 के अंदर। X1 की लिमिट हमारे पास कितनी है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, X1 इज लेस देन इक्वल टू 800। ठीक, हमें इतनी X2, X2 का मतलब क्या है, दैट इज गूज जैकेट। गूज जैकेट हमें कितनी है, वो हमें सेंड करनी है सर 750, दैट इज हाँ 750। तो ये होगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू 750। एंड हमें कितनी सप्लाई करनी है, 600, मीन्स X3 लेस देन इक्वल टू 600। ठीक, और हमें ग्लव्स कितने सप्लाई करने हैं, X4 लेस देन इक्वल टू 500। हालांकि हमें इतनी या इससे कम ही हम कर रहे हैं, हमारे पास कंडीशन इतने की है। हमको शॉर्ट क्यों, देखिए यहाँ पर हमने लेस देन इक्वल टू का क्यों लिया साइन, यहाँ पर ना तो एटमोस्ट दिया है ना एटलीस्ट दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं शॉर्टेज। शॉर्टेज तभी होगी जब इस लिमिट के अंदर होगी। वो अलग बात है कि X1, X2, X3, X4 की वैल्यू एक्स्ट्रा भी हो सकती है, वैल्यू हो सकता है ज़्यादा आ जाए, लेकिन हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें शॉर्टेज दिया हुआ है। शॉर्टेज तभी होगी जब हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक, शॉर्टेज की कंडीशन तभी होगी जब हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। जो ऊपर हमने फार्मूला लिखा ना, शॉर्टेज क्वांटिटी कैसे निकलेगी, जो टोटल डिमांड है और जो टोटल सप्लाई है उसको हम घटा दें तो हमारे पास शॉर्टेज निकल जाएगी, और हमारे पास डिमांड इतनी है। अब एक्स्ट्रा अगर बन जाएंगे तो वो अलग बात है, तो उसको हम इसीलिए कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये जो लेस देन इक्वल टू का यहाँ सिंबल दिया हुआ है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन दिया होता है तो मोस्टली क्वेश्चंस में आपको एटलीस्ट एटमोस्ट इस तरह की चीजें दी होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं भी इस तरह से नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ये कंडीशन नहीं दी हुई है। तो हाउ यू विल अज्यूम दैट व्हाट सिंबल विल कम इन दिस कंडीशन। अब आप कैसे सोचेंगे कि इस कंडीशन में कौन सा सिंबल आएगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि शॉर्टेज दी है तो शॉर्टेज आपको बस यहाँ पर यही सोचना सकता है कि शॉर्टेज तभी होगी जब डिमांड से कम होगा। दो ही चीजें होंगी, या तो डिमांड से बराबर पूरी होगी या तो शॉर्टेज होगी। एक्स्ट्रा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा की बात की ही नहीं की जाएगी। इस प्रॉब्लम में एक्स्ट्रा की बात नहीं की गई है, यहाँ पर केवल ये बताया गया है कि शॉर्टेज होगा तो पेनाल्टी मिलेगी, एक्स्ट्रा हो जाएगा तो कोई कंडीशन नहीं। वो अलग बात है कि अब यहाँ पर X1, X2, X3 एक्स्ट्रा बन जाए आपके, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हो सकता है वो वैल्यू आ जाए, तो हो सकता है कि वो इस कंडीशन को फुलफिल ना कर रहे हैं। ठीक, तो दीज आर द कंडीशन ऑफ योर शॉर्टेज। नाउ अब आगे देखिए, ए डिमांड इज नॉट फुलफिल्ड इफ इट्स कांस्टेंट इज सेटिस्फाइड। अगर ये वाली कांस्टेंट सेटिस्फाई होंगी, ये कौन सी कांस्टेंट, मतलब कि X1 is less than equal to 100, X2 is less than equal to 750, and X3 is less than equal to 600, and X4 is less than equal to 500। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब आप कहेंगे कि डिमांड फुलफिल नहीं हुई है। ठीक, तो सेटिस्फाइड एज ए स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, इस वजह से यहाँ पर ये इनइक्वलिटी का सिंबल दैट इज लेस देन इक्वल टू आया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल इफ 650 पार्का जैकेट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब मान लेते हैं, यहां पर हम मान लिया, लेट, अभी ये मान रहे हैं केवल, ये कंफर्म नहीं है, लेट X1 इक्वल टू 650, X1 इक्वल टू 650। अब मान लीजिए कि जो पार्का जैकेट है वो प्रोड्यूस हुई है 650, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें ऑर्डर कितने का है, ऑर्डर है हमारे पास 800 का, 800 का ऑर्डर है। हमारे पास शॉर्ट कितना हुआ, 150, हमारे पास शॉर्ट हुआ 150। तो इट मीन्स हमको टोटल पेनाल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी,
वो हमें पे करनी पड़ेगी 150 इंटू, अब एक में कितना है 15 का 15, एक अगर आप नहीं डिलीवर कर पाते हैं तो आपको $15 देना पड़ेगा। आपने कितनी डिलीवर नहीं की है 150, तो 15 इंटू 150 दैट इज 2250 की पेनाल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर आपने 650 पार का जीन जैकेट जो है आपको वो प्रोड्यूस की है तो आपको $2250 की पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, लेकिन हम इसको क्या है जो x1 x2 x3 x4 ये नॉन नेगेटिव वैल्यू होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक कंडीशन हो गई। अब ये तो हो गया हमारे पास कंडीशन कि हम कितना कितना प्रोड्यूस करना है। नाउ एस जे नंबर ऑफ शॉर्टेज यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो नंबर ऑफ शॉर्टेज हुई है वो मान लेते हैं हम एस जे। एस जे का मतलब जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अप टू एन तक, तो वो हो गया हमारे पास S1 S2 S3 और S4, S1 S2 S3 और S4। अब इस केस में इन दिस केस द डिमांड कांस्टेंट कैन बी रिटन एज। अब इस केस में हम डिमांड को कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमने माना है कि x1 जो 800 या 800 के अंदर है, अगर उसमें कुछ शॉर्ट होता है तो जो शॉर्टेज अब हम जोड़ देंगे तो 800 के बराबर हो जाएगा। शॉर्टेज है, हम क्या है हमने शॉर्टेज मानी है कि S1। अगर हमने यहाँ पर देखें जो हमने माना है कि पार्का की शॉर्ट हो रही है x1, ठीक है ना। टोटल कितनी चाहिए 800, शॉर्ट हो रही है कितनी S1। हमने माना कितने नंबर प्रोड्यूस किया x1, तो इसका मतलब कि जितनी प्रोड्यूस की है x1 प्लस जितनी शॉर्ट हुई है S1 और दोनों को मिला दें तो कितनी डिमांड पूरी, दैट इज 800। ये हमारे पास डिमांड हो गई और ये हमारे पास इसका प्रोडक्शन हो गया। सिमिलरली दूसरे में देखिए हमने प्रोड्यूस कितनी की है x2, ठीक, शॉर्टेज कितनी है S2, हमने दोनों को मिला दिया, डिमांड पूरी कितनी 750। फिर हमने पैंट कितने प्रोड्यूस किए हैं x3, शॉर्टेज कितनी है S3, दोनों को मिला दिया, डिमांड पूरी हाउ मच 600। ग्लव्स हमने कितने प्रोड्यूस किए हैं x4 प्लस शॉर्टेज कितनी है S4 की, तो हमने यहाँ पर S4 ऐड कर दिया, डिमांड फुलफिल दैट इज इक्वल टू 500। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। तो हमारे पास जो डिमांड थी वो इक्वल हो गई। अब हम जो डिमांड कॉन्स्टेंट है उसको इस तरह से लिख सकते हैं और इस कंडीशन में हम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं और जो शॉर्टेज है 0 या 0 से बड़े ही 1 S2 S3 S4 कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, सो ऑल दीज वैल्यू शुड बी आइदर 0 और पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको पूरा कैलकुलेट करें तो देखिए हमारे पास जो टोटल शॉर्टेज हम यहाँ पर लिखे हैं। नाउ वी कैन नाउ कंप्यूट द शॉर्टेज पेनल्टी एज 15 S1 प्लस 20 S2 प्लस 20 S3 प्लस 8 S4, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमारे पास टोटल पेनाल्टी है, ठीक, ये हमारे पास टोटल पेनाल्टी दी हुई है। आगे चलते हैं। नाउ अब हमको जो कंडीशन दी हुई है, जो कंडीशन दी हुई ये देखिए मैक्सिमाइजेशन फंक्शन क्या होगा, हम टोटल प्रॉफिट में से जो टोटल पेनाल्टी है उसको घटा देंगे। हम जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से टोटल पेनाल्टी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन फंक्शन आ जाएगा। मैक्सिमाइजेशन फंक्शन आ गया हमारे पास, ये दैट इज 30x1 प्लस 40x2 प्लस 20x3 प्लस 10x3 दैट इज टोटल प्रॉफिट एंड वी विल सब्ट्रैक्ट द टोटल पेनाल्टी दैट इज 15S1 plus 20S2 plus 10S3 plus 8S4. The total penalty will be subtracted from the total profit. So we will get our maximization function. Now, to complete the model, the remaining constants deal with the production capacity restrictions. अब जो बाकी की कंडीशन है उनको फुलफिल करना है, जो बाकी की कंडीशन है उनको फुलफिल करना है। तो देखिए हम आते हैं जरा न्यूमेरिकल पर। मैं इस पूरे न्यूमेरिकल को लिख लेता हूं। मैं पार्का को डिनोट करूंगा x1 से,
गूज को X2 से, पैंट को X3 से और ग्लव्स को X4 से। इनकी कटिंग, सिविंग, इंसुलेटिंग और पैकेजिंग का टाइम दिया हुआ है और सबकी जो कैपेसिटी चारों की है वो 1000 घंटे। हमको मतलब कि कटिंग में 1000 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते, इंसुलेटिंग में भी 1000 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते, सिविंग में भी 1000 आवर से ज़्यादा नहीं पे कर सकते और पैकेजिंग में भी 1000 आवर से ज़्यादा पे नहीं कर सकते। तो हमको इसी के अंदर सब करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ X1 दैट इज पार्का, X2 दैट इज बूज, X3 पैंट एंड X4 ग्लव्स। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, इनमें जो टाइम लग रहा है, इनमें जो टाइम लग रहा है, तो देखिए कटिंग में कितना टाइम लग रहा है, 0.30, 0.30, 0.25, 0.15। ठीक, तो मैं ये टाइम लिख रहा हूँ 0.332515। यहाँ पर लिख लेता हूँ 0.30, 0.30, 0.25। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू ले रहा है, ठीक, ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो आगे देखें, और यहाँ पर है 0.15। ठीक, मैं इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये रहा। ये हमारे पास किसकी है, ये वैल्यू है हमारे पास कटिंग की। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कटिंग, CUTTING। ठीक, फिर आगे ऐसे ही इंसुलेटिंग, सिविंग और पैकेजिंग। तो अब मैं सीधा अब यहाँ पर सीधा टाइम लिख देता हूँ। तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है इंसुलेटिंग का कितना, 0.25, 0.35, 0.30 और 0.10। 25, 35, 30, 10, 0.25, 0.35, 0.30 और 0.10। ये हमारे पास किसका, इंसुलेटिंग का टाइम आ गया। अब हमें किसका चाहिए, सिविंग का। सिविंग का क्या है, 0.45, 0.50, 0.40, 0.22। ठीक, तो हम इसको भी लिख लेते हैं 0.45, 0.50, 0.40 और 0.22। ये हमारे पास इंसुलेटिंग का टाइम हो गया। पैकेजिंग का टाइम कितना है, पैकेजिंग का टाइम है 0.15, 0.15, 0.1 और 0.05। ठीक, तो हम इसको भी लिख लेते हैं 0.15, 0.15, 0.10 और 0.05। ठीक, ये हमारे पास टाइम आ गए कटिंग, इंसुलेटिंग, सीविंग और पैकेजिंग का। लेकिन इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 1000 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। 1000, 1000, 1000 और 1000। ठीक, तो अगर हमें कटिंग का पूरा टाइम देखना है, इसमें पार्का में कटिंग का कितना टाइम लगा, बूज में कटिंग का कितना टाइम लगा, और पैंट में कटिंग का कितना टाइम लगा, और ग्लव्स में कटिंग का कितना टाइम लगा, तो टोटल टाइम कितना होगा। हमारे पास एक पार्का जैकेट की कटिंग में लगता है 0.30। एक पार्का जैकेट की कटिंग में टाइम लगता है 0.30। तो X1 हमारे पास नंबर पार्का है, तो कितना टोटल टाइम हो जाएगा, 0.3x1, 0.3x1 ये कटिंग का टाइम है। ठीक, प्लस हमारे पास जो गूज है उसकी कटिंग में कितना टाइम लगता है, 0.30 एक में, तो X2 में कितना टाइम लगेगा, 0.3x2, 0.3x2 प्लस जो पैंट की कटिंग में कितना टाइम लगता है, दैट इज 0.25, 0.25। तो X3 में कितना लगेगा, 0.25x3, 0.25x3। इसके साथ ही हमें ग्लव्स की कटिंग में कितना टाइम लगता है, 0.14, 0.14। तो टोटल X4 है, तो X4 में कितना कटिंग टाइम लगेगा, दैट इज 0.15x4, 0.15x4।
तो ये टोटल टाइम हो गया किसका, कटिंग का। कटिंग का टोटल टाइम कितना हो गया, ये हमारे पास टोटल हो गया, ठीक। अब सिमिलरली हमें इंसुलेटिंग का टाइम निकालना है, तो इंसुलेटिंग में क्या करेंगे हम, अब जितने भी ये दिए हैं नंबर्स में उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो दिया हुआ है हमें इसमें 1000 आवर से ज्यादा हम नहीं कर सकते, हम इसमें 1000 आवर से ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब कि ये सबका टोटल 1000 या उसके अंदर ही रहना चाहिए। तो इट मींस सम ऑफ ऑल दिस लेस देन इक्वल टू 1000। ये हो गया हमारे पास पहली रिस्ट्रिक्शन फॉर द कटिंग। कटिंग के लिए ये हमारे पास पहली रिस्ट्रिक्शन हो गई। सिमिलरली अब हम कर रहे हैं किसके लिए, इंसुलेटिंग के लिए। इंसुलेटिंग के लिए कर रहे हैं, तो लेट अस चेक। अब हम इसमें इंसुलेटिंग में भी इसके जो पर यूनिट टाइम है और जो नंबर ऑफ हमारे पास प्रोडक्ट हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दें और हम लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगा दें। तो देखिए हमारे पास रेजिस्ट्रेशन क्या बन जाएगी, दैट इज 0.25 x1 प्लस 0.35 x2 प्लस 0.3 x3 प्लस 0.4 x4 and less than equal to 1000. This is the time for your insulating. इंसुलेटिंग के लिए हो गया। सिविंग के लिए देखिए 0.45 x1 प्लस 0.5 x2 प्लस 0.4 x3 प्लस 0.22 x4 लेस देन इक्वल टू 1000। ठीक, ये हो गया हमारे पास थर्ड का मतलब कि शेविंग का टोटल टाइम। इसके बाद रिस्ट्रिक्शंस है, ये इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव कांस्टेंट और रिस्ट्रिक्शंस। द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू योर पैकेजिंग, तो मींस 0.15 x1 प्लस 0.15 x2 प्लस 0.1 x3 प्लस 0.05 x4 and sum of all these should not be greater than equal to 1000। ठीक, तो ये हो गया आपका सारे के सारे का रिस्ट्रिक्शंस। अब यहाँ पर देख लीजिए जरा जो मैंने बताया है, अब इसके सॉल्यूशन में चेक कीजिए। दिस इज द सॉल्यूशन, ये देखिए। टू कंप्लीट द मॉडल द रिमेनिंग कांस्टेंट डील विद दिस सिचुएशन, द रिमेनिंग कांस्टेंट डील विद द प्रोडक्शन कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस नेमली दिस। अब ये कटिंग में टोटल कितना लगना है, इंसुलेटिंग में कितना टाइम लगना है, शेविंग में कितना लगना है और पैकेजिंग में कितना टाइम लगना है। तो आपके पास ये टोटल टाइम आ गया। नाउ यू हैव टोटल टाइम फॉर ऑल द डिपार्टमेंट। आपको जो चारों डिपार्टमेंट में जितना टाइम लगना था वो यहाँ पर आ गया। जो कंप्लीट मॉडल दस बिकम, अब जो कंप्लीट मॉडल है वो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन गया आपका मैक्सिमाइज z इक्वल टू 30x1 प्लस 40x2 प्लस 20x3 प्लस 10x4 माइनस 15s1 प्लस 20s2 प्लस 10s3 प्लस 84। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और आपके सब्जेक्टिव कांस्टेंट या रेस्ट्रिक्शंस क्या हो गए, दिस इज 0.30 x1, ये जो आपको 4 दिए हुए हैं। जो आपके पास ये था कि जो आपको डिमांड पूरी करनी थी, डिमांड कांस्टेंट्स आपके ये दिए हुए हैं, दैट इज x1 प्लस s1 इक्वल टू 800 एंड x2 प्लस s2 दैट इज 750 एंड x3 प्लस s3 इक्वल टू 600 एंड x4 प्लस s4 दैट इज इक्वल टू 500। तो दीज आर द योर डिमांड कांस्टेंट्स, ठीक है ना। तो आपके पास सारे कंडीशंस आ गए। नाउ अब फॉर एग्जांपल के तौर पर एक चीज और देख लीजिए कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, लेट अस चेक। Suppose that your optimum solution that is z equal to 64,625। अब यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू है 850, the value of x1 is 850 and the value of x2 is 750, x3 is that is 387.5। अब यहाँ पर x3 को देखिए, the value of x3 is less than the your demand, so it means now the company has to pay the penalty for the pants। अब कंपनी को पैंट के लिए पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है वो कम हुआ है। आपकी पैंट की डिमांड कितनी थी? 600। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके पार्का जैकेट हैं वो 850 है, ज़्यादा हैं। यहाँ पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब X3 है तो X3 में आपका क्या है, आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको ये था कि आपको अगर डिमांड मीट नहीं कर पाएंगे देन यू हैव टू पे द पेनाल्टी। इस बात की कंडीशन नहीं थी कि अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लेकिन ये कबाब कंडीशन थी कि अगर आप डिमांड मीट नहीं करेंगे तो आपको पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई यू हैव टू पे द पेनाल्टी फॉर कितना, अब यहाँ पर 600 था, 600 में आपको 387.5 घटाइए तो कितना आएगा? 212.5, 212.5, 212.5। नाउ अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, जो हम लोग यहाँ पर अगर डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देंगे तो ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, यहाँ पर ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन इसके लिए भी आप जो 212.5 है इसको क्या 212 करना है या 213 करना है, इसके लिए भी एक इंटीजर प्रोग्रामिंग होती है। जब मैंने इसके टेक्निक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च बता रहा था तो उसमें मैंने बताई थी इंटीजर प्रोग्रामिंग। समटाइम्स द वैल्यू इन द लीनियर प्रोग्रामिंग कम्स इन द फ्रैक्शन। कभी कभी लीनियर प्रोग्रामिंग में जब फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो हम उसको क्या करते हैं, इंटीजर प्रोग्रामिंग के जरिए इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए शॉर्टेज ऑफ 213, राउंड अप फ्रॉम 212.5, हम इसको 212.5 से हमने 213 कर लिया इसको, ठीक है ना, क्योंकि पैंट है अब वो आधा तो होगा नहीं, आधा नहीं होगा, तो आपको क्या होगा, उसको पूरा फुल करना होगा। पेयर ऑफ पैंट्स विल रिजल्ट इन ए पेनाल्टी कॉस्ट ऑफ, अब इसकी पेनाल्टी कितनी पे करनी पड़ेगी, एक पैंट की पेनाल्टी थी कितनी, $10 की, एक पैंट की पेनाल्टी थी $10 की। अब आपको पेनाल्टी कितने की पे करनी पड़ रही है, 213 पैंट्स की। सो मीन्स 213 इंटू 10 दैट इज $2130 की पेनाल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। तो आपका देखिए मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट कितना हो गया, जेड आया आपका इतना। तो इसमें से जो टोटल जेड जो भी x1 x2 x3 यहाँ पर दिए हुए हैं, अब जो x1 x2 x3 की वैल्यू आप रखेंगे तो उसमें से इस s3 की वैल्यू 213 को आपको घटाना पड़ेगा, इसके साथ 10 इंटू 7 में, ठीक है ना। तो दिस इज योर टोटल प्रॉफिट, ये आपका टोटल प्रॉफिट हो गया या नेट प्रॉफिट हो गया जो आपने लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल के जरिए आपने इसको कैलकुलेट किया है, ठीक। So now this is all about the your formulation of mathematical model of linear programming, ठीक है ना। तो अब इसमें से अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। Now if someone has any query so you can ask now। सभी लोग चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए। जिन लोगों ने नाम लिख दिया है तो वो नहीं लिखेंगे, और जिन लोगों ने नाम नहीं लिखा अपना वो लोग नाम लिख दीजिए। अमन अपना नाम लिख दीजिए बेटा। आप लोग अपना नाम लिख दीजिए चैट सेक्शन में। सचिन, अमित, अमन, अमित आपका लिखा हुआ है, और आप भी अपना नाम लिख दीजिए बेटा। चलिए, तो आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। सी यू टुमारो विद नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। लेकिन